हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं पाठ 16 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 5 का पाठ है। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा ना गया हो। यह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता है। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय का हो सकता है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ती है। तो अपठित का मतलब है जो हमने पढ़ा हुआ नहीं है, और ये जो होता है ये किसी पाठ्यक्रम से नहीं लिया जाता, परंतु इसके लिए विषय जो होते कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य, अर्थशास्त्र और भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों से लिया जाता है। और फिर प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे छात्र मानसिक व्यायाम करते हैं और सामान्य ज्ञान भी बढ़ाते हैं, और इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता एवं अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखने योग्य कुछ बातें, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। ओके, तो हम इनको पढ़ते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। देखते हैं बच्चों कौन कौन सी बातें हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना 2-3 बार चाहिए। तो जो भी गद्यांश दिया होता है उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। गद्यांश को पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित करना चाहिए, और जो भी मुख्य बातें होती हैं उनको रेखांकित कर लेना चाहिए। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल होनी चाहिए, और अगर हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं तो हमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर सरल व संक्षिप्त होने चाहिए। अपनी भाषा में उत्तर देना चाहिए। जो उत्तर होने चाहिए वे सरल एवं संक्षिप्त होने चाहिए, और अपनी भाषा में हमें उत्तर लिखना होता है। प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में देने चाहिए। साथ ही गद्यांश में से उत्तर छांटने चाहिए। जो प्रश्नों के उत्तर है हमें कम से कम शब्दों में देने हैं और गद्यांश में से उत्तर छांटने हैं। उत्तर में जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखना चाहिए। उससे अधिक, कम तथा अनावश्यक नहीं होना चाहिए, अर्थात उत्तर प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। जितना प्रश्न में पूछा जा रहा है उतना ही हमें उत्तर में लिखना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ना अनावश्यक बातें लिखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक गद्यांश के शुरू या अंत में छिपा रहता है। अगर गद्यांश का शीर्षक पूछा जाता है तो या तो गद्यांश के शुरू में होगा या अंत में आपको शीर्षक मिल सकता है। मूल भाव के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए, और जो मूल भाव होता है यानी कि गद्यांश पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है, मूल भाव क्या मिलता है, उसके आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। दिए गए गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं और उत्तर करते हैं। तो यह जो गद्यांश दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर दिया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को कार्यवाही के माध्यम से वास्तविकता में बदलना चाहिए। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है। उन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया गद्यांश का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, और इन्हीं के बारे में ये गद्यांश है। वह एक वैज्ञानिक थे, भारत को विकसित देश बनाना चाहते थे। उनका यह मानना था कि भारतवासियों को अच्छी दृष्टि से सोचना चाहिए ताकि हमारा भारत विकसित हो सके, और उनका मानना यह भी था कि सपनों को विचारों में बदलना चाहिए और विचारों को कार्यवाही के माध्यम से वास्तविकता में भी लाना चाहिए। जो डॉक्टर कलाम हैं वो ऐसे तीसरे वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न दिया गया है, और उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। भारत को उन पर गर्व है, इतनी उपलब्धियां
प्राप्त करने के बाद भी अहंकार कलाम जी को छू तक नहीं पाया। वे सहज स्वभाव के एक भावुक व्यक्ति थे। उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना पसंद था। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। कलाम साहब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। कलाम जी तपस्या और कर्मठा की प्रतिमूर्ति थे। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय दिए गए भाषण में उन्होंने कबीरदास जी के इस दोहे का उल्लेख किया था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो भारत को उन पर बहुत ज्यादा गर्व है और उनकी बहुत सारी उपलब्धियां है, फिर भी उनके अंदर अहंकार नहीं था। सहज स्वभाव के एक भावुक व्यक्ति थे। कविताएं लिखना, वीणा बजाना, बच्चों के साथ रहना उन्हें बहुत पसंद था। सादा जीवन रहना पसंद करते थे। और कलाम साहब जो थे हमारे लिए प्रेरणादायक हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी तपस्या और कर्म था प्रतिमूर्ति है सभी के लिए। और ये राष्ट्रपति पद पर जब इन्होंने शपथ ली थी तो भाषण में कबीरदास जी का एक दोहा, काल करे सो आज कर, यह भी कहा था। ठीक है बच्चों, प्रश्न 1 सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा? पहला अल्प विकसित देश, दूसरा विकसित देश, तीसरा विकासशील देश। उत्तर होगा विकसित देश। ख, डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? पहला असहज, दूसरा दयालु, तीसरा भावुक। उत्तर होगा भावुक। ग, डॉक्टर कलाम एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले डैश थे। पहला वैज्ञानिक, दूसरा कलाकार, तीसरा साहित्यकार। उत्तर होगा वैज्ञानिक। प्रश्न 2, डॉक्टर कलाम को क्या पसंद था? यहाँ उत्तर दिया गया है बच्चों, पढ़ते हैं। डॉक्टर कलाम को कविताएं लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना बेहद पसंद था। तो बच्चों यह जो वाक्य है, यह जो इसका जो उत्तर है हमें गद्यांश में ही मिलता है और हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। तो हमें केवल वहां से देखकर हमें पहचानना है कि उत्तर कहाँ है और अंत में अपने शब्दों में उत्तर लिखना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, डॉक्टर कलाम को किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया? डॉक्टर कलाम को भारत रत्न, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह भी गद्यांश में दिया गया था। ठीक है बच्चों, वही हमने लिखा है। प्रश्न 4, डॉक्टर कलाम की तरह आप भारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? आप स्वयं लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या क्या प्रयास करेंगे वे आपको खुद अपने विचारों को लिखना है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5, शीर्षक लिखिए, महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम। हमें यहाँ पर पहले से शीर्षक दिया भी गया था, परंतु आप यहाँ पर शीर्षक लिखने को बोला गया है प्रश्न में, तो हमने यहाँ लिखा महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम। ठीक है बच्चों। अगला गद्यांश दिया गया है प्लास्टिक पर, इसे भी पढ़ेंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। अपने जीवन को सुखी तथा सुंदर बनाने की खोज में मनुष्य ने प्लास्टिक को खोज निकाला। प्लास्टिक कोई धातु नहीं है, ये पारदर्शक तथा अपारदर्शक दोनों तरह का होता है। प्लास्टिक कांच की अपेक्षा हल्का तो होता ही है, साथ ही कांच की तरह आसानी से टूटता भी नहीं है। प्लास्टिक में जंग भी नहीं लगती। इस गुण के कारण प्लास्टिक के नलों का उपयोग अत्यधिक होने लगा है। तो मनुष्य ने जीवन को सुखी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए प्लास्टिक की खोज की थी। प्लास्टिक कोई धातु भी नहीं है, यह पारदर्शक भी होता है, अपारदर्शक भी होता है। प्लास्टिक जो है कांच से हल्का होता है और ये कांच की तरह आसानी से टूटता भी नहीं है। जो प्लास्टिक है इसमें जंग भी नहीं लगती। इसकी काफी ऐसे गुण हैं जो कि उपयोगकारी है। ठीक है बच्चों। प्लास्टिक के पाइप तथा टंकियां भी खूब उपयोग में आ रही हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक छा सा गया है। टूथब्रश, पेन, लंच बॉक्स, पानी की बोतलें आदि सभी प्लास्टिक की बन रही हैं। प्लास्टिक बिजली का कुचालक है, इसलिए बिजली के स्विच आदि तो इससे बनते ही है। तारों पर भी इसका आवरण चढ़ाया जाता है। कपड़े भी अब पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि प्लास्टिक से ही बनते हैं। प्लास्टिक या पॉलिथीन की थैलियों ने प्रत्येक चीजों को, चाहे वह ठोस हो या द्रव्य, अपनी सुरक्षा में ले लिया है। जीवन का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां प्लास्टिक ने अपने पैर ना फैलाए हैं? सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। कहावत प्लास्टिक के बारे में मुख्य रूप से सही नहीं लगती।
प्लास्टिक पर कीड़े मकोड़े हवा पानी का कोई असर नहीं होता। आजकल तो मनुष्य के कृत्रिम हृदय भी प्लास्टिक के बनने लगे हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्लास्टिक के बारे में और जो भी लाभ होते हैं और जो भी बातें हैं वे सभी बताई गई है। जो प्लास्टिक है उससे पाइप, टंकियाँ, बहुत सारी चीजें बनती है। दैनिक जीवन में प्लास्टिक बहुत ज्यादा छा गया है। टूथब्रश, पेन, लंच बॉक्स, पानी की बोतलें, बहुत सारी चीजें हैं जो प्लास्टिक से बनती है। ये बिजली का कुचालक भी होता है, बिजली के स्विच आदि पर लगाया जाता है। तारों को भी इसका आवरण चढ़ाया जाता है। कपड़े भी बनते हैं पॉलिएस्टर के, जैसे नायलॉन के। ठीक है बच्चों, और प्लास्टिक की पॉलिथीन होती है, थैलियाँ होती है जो प्रत्येक चीज को उठाने के लिए, उसके अंदर रखने के लिए प्रयोग में आती है। और प्लास्टिक हर क्षेत्र में है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बताया गया कि प्लास्टिक पर कीड़े मकोड़ों, हवा पानी का कोई असर नहीं होता। आजकल तो मनुष्य के लिए जो कृत्रिम हृदय है वह भी प्लास्टिक से बनने लग गए हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, प्लास्टिक से बनी कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। लिखते हैं। पहला, टूथब्रश। अगला हम लिख सकते हैं पानी की बोतल। प्लास्टिक की थैली या थैली लिखती हूँ केवल। और अंत में हम पाइप भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक से पाइप भी बनते हैं। आज के जीवन में प्लास्टिक का महत्व क्यों बढ़ गया है? आज के जीवन में प्लास्टिक का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज्यादा सस्ता है और वह हर किसी क्षेत्र में फैला हुआ है। चाहे अगर हमें कोई दैनिक वस्तु चाहिए हो, जैसे कि टूथब्रश, पानी की बोतल इत्यादि, और यह बिजली का असूचक भी होता है। और प्लास्टिक पर कीड़े मकोड़े का भी कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, आप ये उत्तर स्वयं लिख सकते हैं। आजकल कौन कौन सी वस्तुएं प्लास्टिक से बन रही है? आजकल बहुत सी वस्तुएं प्लास्टिक से बन रही है, जैसे कि टूथब्रश, पानी की बोतल, टिफिन बॉक्स और बहुत सारी अन्य वस्तुएं। यह उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्लास्टिक कोई डैश नहीं है। उत्तर होगा धातु। यहाँ सभी जो उत्तर लिखने हैं वह केवल जो गद्यांश में आपने पढ़ा है उनसे संबंधित होने चाहिए। ठीक है बच्चों। प्लास्टिक डैश की अपेक्षा हल्का होता है। उत्तर होगा कांच। प्लास्टिक के डैश तथा डैश भी बहुत उपयोग में आ रहे हैं। पाइप और टंकी। कपड़े भी अब डैश डैश आदि प्लास्टिक से ही बनते हैं। उत्तर होगा पॉलिएस्टर और नायलॉन। तो बच्चों आप यह उत्तर स्वयं लिख लीजिएगा। आजकल तो मनुष्य के डैश हृदय भी डैश के बनने लगे हैं। उत्तर होगा कृत्रिम। और यहाँ उत्तर होगा प्लास्टिक। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपयुक्त शीर्षक हो सकता है प्लास्टिक के लाभ। ठीक है बच्चों। अभ्यास, लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हमें गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और जो प्रश्न है उनका उत्तर भी लिखना है। ठीक है बच्चों। पहला, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज हमारी शान का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि देश की शान में हमें त्याग तथा बलिदान के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री जब राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो हमारे मन में देश प्रेम की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति जब ध्वजारोहण करते हैं तो हमारे मन को अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है।
और राष्ट्रीय ध्वज हमें यह भी सिखाता है कि हमें देश की शान के लिए त्याग एवं बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश प्रेम की लहर दौड़ उठती है सभी भारतीयों के मन में। और यह जो है गणतंत्र दिवस पर भी फहराया जाता है, जो कि राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं और हम सभी भारतवासियों के मन में अत्यंत गर्व की भावना आती है। ठीक है बच्चों, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको करते हैं। क, राष्ट्रीय ध्वज हमारी डैश का प्रतीक है। पहला मान, दूसरा जान, तीसरा शान। उत्तर होगा शान। ख, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा कौन फहराते हैं? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री। उत्तर होगा प्रधानमंत्री। ग, लाल किला कहाँ पर स्थित है? पहला मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा दिल्ली में। उत्तर होगा दिल्ली में। घ, गणतंत्र दिवस पर देश के डैश ध्वजारोहण करते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा रक्षा मंत्री। उत्तर होगा राष्ट्रपति। अड़, राष्ट्रीय ध्वज हमें क्या सिखाता है? पहला मन को स्थिर रखना, दूसरा विकास करना, तीसरा त्याग व बलिदान के लिए तैयार रहना। उत्तर होगा तीसरा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।